हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ बाइट्स 906। देखिए, हमने पहला केस जो पढ़ा था सैल्मन वर्सेस सैल्मन, उसमें हमने देखा कि कंपनी जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और जो उसके मेंबर्स होते हैं वो एक अलग सेपरेट एंटिटी होती हैं। तो उस केस से कंसेप्ट अमर्ज होता है कि कॉरपोरेट व्हील एक तरीके का शील्ड है जो क्रिएट की जाती है कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में। तो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें उस कॉरपोरेट व्हील को हटाकर ये देखा जा सकता है एक्चुअल में जो नेचुरल पर्सन है, जो लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं, वो कौन है उसके पीछे काम करने वाले, कंपनी के पीछे काम करने वाले, उनके मेंबर्स की लाइबिलिटी कब एस्टेब्लिश की जा सकती है कॉरपोरेट व्हील को हटा करके। इसके रिगार्डिंग हमारे केस मैट में कुछ केसेस हैं। उनमें से पहला केस ये है डैमलर कंपनी वर्सेस कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी। देखिए, दो कंपनियां होती हैं जो कि इंग्लैंड के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, लेकिन ये टाइम होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, 1916 का ये केस है। तो डैमलर कंपनी जो है वो कॉन्टिनेंटल टायर और रबड़ कंपनी से टायर्स एंड रबड़ खरीदती है और डैमलर कंपनी को उसकी पेमेंट करनी होती है। लेकिन डैमलर कंपनी को यह डर होता है कि अगर वो ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्योंकि उस टाइम पे जो कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबड़ कंपनी है उसके मेंबर्स सारे के सारे जर्मन थे और जर्मन्स के साथ में इंग्लैंड का वॉर चल रहा था। तो अगर डैमलर कंपनी ये पेमेंट करती है तो ऐसा डर था उनको कि कहीं ये ट्रांजैक्शन ऐसे ना देखी जाए कि हमने एनिमी कंपनी के साथ में ये ट्रांजैक्शन किया है, ये ट्रेड किया है, और उनको उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट ना झेलनी पड़ जाए। तो डैमलर कंपनी जो है इसी इशू के साथ में कोर्ट में जाती है और कोर्ट से पूछती है कि क्या हम ये पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो लीगल इशू क्या राइज होता है, वेदर ट्रेड विद एनिमी वुड कॉन्स्टिट्यूट पेइंग द डेप्ट बिकॉज द कॉरपोरेशन वाज एन आउटसाइडर, मतलब उसके मेंबर्स जो थे वो आउटसाइडर थे। तो इज रिमूविंग द कॉरपोरेट व्हील अप्रोप्रिएट इन अर्जेंट सिचुएशन, सबसे पहले ये कंटेंशन अराइज होता है कि क्या इन ऐसी अर्जेंट सिचुएशंस में हम ये देख सकते हैं कि नहीं कि कॉरपोरेट व्हील को हटा के कि उसके पीछे जो मेंबर्स हैं वो कहाँ के हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उनके एक्शंस क्या हैं। तो कोर्ट इस केस में कहता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांस में तो जो कॉरपोरेट एंड कंपनी है वो एक अलग कॉरपोरेट एंटिटी होती है और जो उसके मेंबर्स हैं वो शेयर होल्डर्स हैं वो अलग हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में जब वॉर चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके पीछे जो नेचुरल पर्सन्स हैं वो कहाँ के हैं, क्या वो एनिमी नेशन के हैं कि नहीं है, और क्या उनके जो थॉट्स हैं वो जो कंपनी के एक्शंस हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। So court said that when there is peace or no war, the court believed that the character of individual shareholders cannot affect the character of company. तो कैन जो नॉर्मल टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे तो कोई उसका इन्फ्लुएंस आएगा नहीं, लेकिन जब वॉर लाइक सिचुएशंस है तो वहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो जो पर्सन्स है काम करने वाले कंपनी में वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और क्या उनके जो थॉट्स हैं वो कंपनी के एक्शंस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस केस में क्या था कि सारे के सारे जो मेंबर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, वो जर्मन थे। सिर्फ और सिर्फ एक जो कंपनी सेक्रेटरी था वो इंग्लैंड का था और उसके पास बहुत ही कम शेयर्स होल्ड करता था। वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 शेयर्स ही उसके पास में थे और वो इंग्लैंड का था। लेकिन क्योंकि उनके बीच में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है तो कंपनी के सेक्रेटरी को वही सब ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा जो कि जर्मन शेयर होल्डर्स थे वो उनको बोलेंगे। सो कोर्ट सेड दैट व्हेन ए कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इट इज एंटिसिपेटेड दैट इट विल बी impartial and independent from its owner. Nevertheless, during the time of war, this is not always the case, and the shareholders may exert influence over the firm's decision. तो शेयर होल्डर्स ऐसे टाइम में जब जो कि बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, वॉर लाइक सिचुएशंस है दो कंट्रीज़ के बीच में, और एक कंपनी जो कि दूसरी कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश हुई है और उसके मेंबर्स जो हैं वो दूसरी एनिमी कंट्री के हैं,
तो ये जाहिर सी बात है कि उस मेंबर जो हैं वो शेयर होल्डर्स जो हैं वो उस कंपनी के एक्शंस को, उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। और उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है, कॉरपोरेट विल को हटा करके ये देख सकता है कि कंपनी का कैरेक्टर कहीं एनिमी कैरेक्टर तो नहीं हो गया, कहीं उसके शेयर होल्डर्स जो हैं वो एनिमी नेशन के तो नहीं हैं। So it was held that in such circumstances, the corporate wheels can be tear apart and the real man behind the wheel can be exposed. So I hope आपको ये केस ज़रूर समझ में आया होगा। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।